1870 का दशक, बिखरे विरोध से संगठित राजनीतिक चेतना का जन्म। पूना सार्वजनिक सभा कैसे 50 लोगों के दस्तखत से बनी भारत की पहली प्रतिनिधि संस्था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने रेल को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बनाया। दादा भाई नौरोजी का ड्रेन सिद्धांत, कैसे भारत की दौलत लंदन जा रही थी, चौंकाने वाले आंकड़े। आर्म्स एक्ट, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, कैसे दमन ने राष्ट्रवाद को और बढ़ाया। कूका आंदोलन का बर्बर दमन और डेक्कन के किसानों का अनूठा विद्रोह। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दशक की गहराइयों में उतर रहे हैं जो महज 10 साल का नहीं बल्कि आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की पूरी पटकथा की नींव रखने वाला दौर था। हाँ बिल्कुल, ये समय था 1870s से 1880s के बीच का, जब छिटपुट विरोध एक संगठित आवाज में बदलने लगा। नए राजनीतिक संगठन उभरे और अंग्रेजों के खिलाफ एक अखिल भारतीय सोच ने आकार लेना शुरू किया। बिल्कुल। 1857 के विद्रोह के बाद जो निराशा और बिखराव था, ये दशक उसे एक संगठित राष्ट्रीय राजनीतिक दिशा देने वाला पुल बना। सही कहा, ये वो समय था जब सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी लोगों को जगाया और उनमें राष्ट्रवाद की भावना को सींचा। हाँ, मतलब ये दशक महज घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि आधुनिक भारत की राजनीतिक चेतना के निर्माण का एक तरह से प्रयोगशाला काल था। बिल्कुल, प्रयोगशाला ही कह सकते हैं। तो चलिए इस प्रयोगशाला के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत ने संगठित होना सीखा। शुरुआत करते हैं पूना सार्वजनिक सभा से। 2 अप्रैल 1870 को बनी ये संस्था अपने आप में एक मिसाल थी। इसकी क्या खासियत थी? हाँ देखिए, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और एस.एच. चिपलूनकर जैसे बड़े नेताओं ने इसे स्थापित किया। लेकिन इसकी सबसे क्रांतिकारी बात थी इसका प्रतिनिधि चरित्र। प्रतिनिधि चरित्र मतलब ये कि सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 50 वयस्कों द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तियारनामा यानी पावर ऑफ अटर्नी लानी पड़ती थी। अरे वाह, 50 लोगों का समर्थन उस जमाने में। हाँ सोचिए, ये कितना बड़ा कदम था। ये सीधे सीधे आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहा था। तो ये सिर्फ कुछ पढ़े लिखे ऊंचे तबके के लोगों का क्लब नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दावा कर सकता था कि ये हजारों आम लोगों की आवाज है। अच्छा, इसके कुछ आंकड़े भी हैं क्या? हाँ बिल्कुल। सिर्फ 4 महीने में ही 100 सदस्य बन गए थे, जो करीब 7,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। 7,000 लोग। और जून 1871 तक तो ये संख्या 140 सदस्यों और 17,000 लोगों तक पहुंच गई थी। कमाल है। जी, ये सभा सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करती थी, याचिकाएं दायर करती थी और लोगों में राजनीतिक चेतना जगाती थी। तो इसने आगे के संगठनों के लिए रास्ता बनाया। बिल्कुल, इसने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में ऐसी संस्थाओं को प्रेरित किया और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा अग्रदूत माना जा सकता है। और फिर कलकत्ता में आई इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876। ये भी एक अहम पड़ाव था, है ना? निश्चित रूप से सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी नींव रखी। ये ब्रिटिश भारत का पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन। हाँ, इससे ठीक पहले 1875 में बनी अल्पकालिक इंडिया लीग के बाद ये उभरा। इसका लक्ष्य साफ था, हर जायज तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य था। हाँ, और ये सिर्फ लक्ष्य नहीं था, ये एक मिशन स्टेटमेंट था जिसने आने वाले कई संगठनों को राह दिखाई। और सुनाए, इसमें धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। बिल्कुल नहीं, यही इसकी खासियत थी। और यहीं पर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जिन्हें लोग राष्ट्रगुरु भी कहते हैं, उनका जिक्र जरूरी है। हाँ, उनका जो पोर्ट्रेट हम देखते हैं उसमें एक अलग ही दृढ़ता दिखती है। सही कहा। उन्होंने रेलवे का इस्तेमाल करके जो किया वो तो कमाल ही था। रेलवे का इस्तेमाल? हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ? हाँ, सोचिए 1877-78 में उन्होंने लाहौर से लेकर वाराणसी तक ट्रेन से यात्राएं की। लाहौर से वाराणसी उस समय में? जी, ये यात्राएं महज घूमना नहीं थी। जी, बनर्जी ने पहली बार अंग्रेजों द्वारा बनाए गए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवे नेटवर्क को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने दिखाया कि विशाल दूरियों के बावजूद पूरे भारत में राजनीतिक समन्वय और जनमत तैयार करना संभव है। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी सोच और काम था।
इन यात्राओं से देश भर में इस एसोसिएशन की सहायक शाखाएं बनी। इसकी कोई तस्वीर वगैरह भी है क्या? हाँ, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के समय की एक दुर्लभ तस्वीर मिलती है जिसमें 3 व्यक्ति दिखते हैं। वो उस दौर के राष्ट्रवादी उत्साह की एक झलक देती है। अच्छा। तो इसी सोच ने फिर आगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वगैरह की भी नींव रखी होगी। बिल्कुल। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन औपचारिक रूप से तो 1885 में बनी, लेकिन उसकी जमीन यहीं तैयार हो रही थी। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलंग जैसे नेता इसी दिशा में सोच रहे थे। इन अलग अलग क्षेत्रीय संघों का आपस में जुड़ना ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का आधार बना। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की अपनी कहानी भी तो बड़ी नाटकीय है। उन्हें आईसीएस से निकाल दिया गया था। हाँ, 1874 में नस्लीय भेदभाव के कारण ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन उन्होंने इसे व्यक्तिगत अपमान तक सीमित नहीं रखा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय मुद्दे में बदल दिया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना और उनकी देशव्यापी यात्राएं इसी का नतीजा थीं। उनके अंदर संवैधानिक तरीकों का संयम भी था और राष्ट्रवाद का जोश भी। हाँ, वो इटली के एकीकरण और मैज़नी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। और उन्होंने द बंगाली अखबार भी खरीदा था। जी, 1879 में, और उसे राष्ट्रवादी विचारों का एक मुखर मंच बना दिया। इसी वजह से उन्हें जेल भी हुई। हाँ, 1883 में वे अपने लेखन के कारण जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार बने। इन घटनाओं ने उन्हें एक स्थानीय नेता से राष्ट्रीय नायक बना दिया। अच्छा, अब जरा पश्चिमी भारत की बात करें तो जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे का नाम आता है। हाँ, वो तो पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन की बौद्धिक रीढ़ थे। पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज दोनों से जुड़े थे। जी, संस्थापक सदस्य थे। उनकी खासियत थी कि वे सामाजिक सुधार और राजनैतिक चेतना को अलग अलग नहीं देखते थे। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। लेकिन उन्हें राव बहादुर की उपाधि भी मिली थी। इससे उनकी आलोचना थोड़ी सीमित हुई होगी। हाँ, 1872 में मिली थी। शायद थोड़ी सीमाएं आई हों, पर उनका प्रभाव जबरदस्त था। उन्होंने महाराष्ट्र के जिलों के आर्थिक सर्वेक्षण करवाए, भारत के लिए जिम्मेदार सरकार पर ज्ञापन तैयार किए। उनका वो मानवीकरण, समानीकरण, आध्यात्मिकरण वाला सिद्धांत, हाँ, वो महाराष्ट्र के प्रगतिशील आंदोलनों का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। फिर आते हैं आनंद मोहन बोस, कैम्ब्रिज से रैंगलर। 70 में कैम्ब्रिज से पढ़ाई की और 1874 में बैरिस्टर बनकर कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। और बनर्जी से उनकी दोस्ती लंदन में हुई थी। हाँ, 1871 में दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष बोस ही बने। वो साधारण ब्रह्म समाज से भी जुड़े थे। जी हाँ, प्रमुख नेता थे और उनका मानना था कि छात्र भी देश के विकास में भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 1875 में कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की भी स्थापना की। युवाओं को जोड़ना, ये बहुत जरूरी था। बिल्कुल, ये एक शुरुआती और महत्वपूर्ण कोशिश थी। और इस पूरे दशक के वैचारिक आधार को समझने के लिए दादा भाई नौरोजी को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। भले ही वे इस दौरान ज्यादातर लंदन में रहे, लेकिन उनका बौद्धिक काम यहीं जड़े जमा रहा था। यही वो दशक है जब उनका ड्रेन सिद्धांत यानी धन निकासी सिद्धांत सामने आया। हाँ, इसी दशक में उन्होंने इसे व्यवस्थित रूप दिया। अगर आप 1870 से 1880 के बीच उनके भाषण और लेख देखें तो ये बदलाव साफ दिखता है। क्या बदलाव? पहले वे ब्रिटिश राज के कुछ फायदों की भी बात करते थे, लेकिन इस दशक में उनका विश्लेषण पूरी तरह औपनिवेशिक शोषण के तंत्र को उजागर करने पर केंद्रित हो गया। और ये सिद्धांत इतना प्रभावशाली क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आंकड़े थे। बिल्कुल, ये भावनाओं की बात नहीं करता था, ये सीधे आंकड़ों से चोट करता था, और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। क्या थे आंकड़े? उनके विश्लेषण ने दिखाया कि 1870-71 में एक औसत भारतीय की सालाना आय सिर्फ 20 रुपए थी। सिर्फ 20 रुपए? हाँ, जबकि जिंदा रहने के लिए बुनियादी जरूरतें ही 34 रुपए की थी। मतलब कमाई से ज्यादा तो जरूरतें थी। जी, और उस पर टैक्स का बोझ। भारत में कुल आय का 14.3%, जबकि इंग्लैंड में सिर्फ 6.93%। दुगने से भी ज्यादा। हाँ, ये आंकड़े महज नंबर नहीं थे, ये ब्रिटिश राज के शोषण का अकाट्य प्रमाण थे। इसने राष्ट्रवादी तर्कों को एक मजबूत आर्थिक आधार दिया होगा। बिल्कुल, इसने बहस को संस्कृति या राजनीति से हटाकर सीधे आर्थिक लूट पर केंद्रित कर दिया। अच्छा, अब इस राजनीतिक और आर्थिक मंथन के साथ साथ समाज के अंदर भी तो कुछ चल रहा था।
सुधार आंदोलन। हाँ बिल्कुल, प्रार्थना समाज का इसमें अहम योगदान था। बॉम्बे में 1867 में बना था और पुणे में 1870 में पहुंचा। जी, 31 मार्च 1867 बॉम्बे और 4 दिसंबर 1870 पुणे। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग संस्थापक थे और उन्हें रानादे और इतिहासकार आरजी भंडारकर जैसे लोगों का समर्थन मिला। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य थे एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना और सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, जाति प्रथा के खिलाफ लड़ना, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन करना। पुणे में इसकी स्थापना फ्रेंडली मीटिंग नाम के समूह के सदस्यों ने चिंतामण सखाराम चिटनिस के नेतृत्व में की थी। और इनकी विचारधारा भी बड़ी मिलीजुली सी थी। उपनिषद, गीता, पश्चिमी विचार, मराठी संत। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प संगम था। पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिकता और प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों का मेल। इसने महाराष्ट्र में राजनीतिक चेतना के लिए एक अनूठा मंच तैयार किया। और उधर बंगाल में ब्रह्म समाज में भी कुछ उथल-पुथल हुई 1878 में। हाँ, एक बड़ा विभाजन हुआ। केशव चंद्र सेन, जो खुद सुधारों के बड़े पैरोकार थे, ने अपनी नाबालिग बेटी का विवाह कोच बिहार के नाबालिग राजकुमार से तय कर दिया। ये तो उनके अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ था। बिल्कुल, और इसी से समाज के कई सदस्य नाराज हुए। कौन लोग? आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देब और उमेश चंद्र दत्ता जैसे लोगों ने मिलकर 15 मई 1878 को कलकत्ता के टाउन हॉल में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। और बोस इसके पहले अध्यक्ष बने, सिर्फ 21 साल की उम्र में। जी हाँ, इस नए संगठन ने ज्यादा लोकतांत्रिक संरचना अपनाई, उपनिषदों की शिक्षाओं पर जोर दिया और सामाजिक सुधार का काम जारी रखा। ये दिखाता है कि सुधार आंदोलन भी अंदरूनी बहसों और विकास से गुजर रहे थे। और फिर थे ज्योतिराव फूले और उनका सत्य शोधक समाज, 24 सितंबर 1873। हाँ, सत्य के खोजकर्ताओं का समाज, ये शायद उस दौर के सबसे क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलनों में से एक था। इनका लक्ष्य तो बहुत साफ था, निचली जातियों और दलितों के लिए समान अधिकार। जी, उन्हें ब्राह्मणवादी वर्चस्व और पुरोहितवाद से मुक्त कराना। वो मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। फूले सिर्फ विचारक ही नहीं थे, वो काम भी करते थे, नगरपालिका आयुक्त भी रहे। हाँ, 1876 से 1883 तक पूना नगरपालिका के आयुक्त रहे और एक सरकारी ठेकेदार के तौर पर पुणे के पास मुला मुथा नदी पर बने खड़कवासला बांध के निर्माण में सामग्री की आपूर्ति भी की। और उनकी किताब गुलामगिरी, हाँ, 1873 में आई। ये निचली जातियों की गुलामी का ऐतिहासिक विश्लेषण करती है और ब्राह्मण वर्चस्व पर सवाल उठाती है। और वो शिशु हत्या रोकथाम केंद्र, हाँ, वो तो उन्होंने 1863 में ही शुरू कर दिया था, जिसे वे 1880 के दशक के मध्य तक चलाते रहे। ये सामाजिक न्याय और महिला कल्याण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे ये राष्ट्रवादी और सामाजिक चेतना बढ़ रही थी, लगता है ब्रिटिश सरकार का शिकंजा भी कसता जा रहा था। लॉर्ड लिटन का दौर था ये। हाँ, लिटन का प्रशासन इस दमन के लिए खास तौर पर जाना जाता है। 1878 का आर्म्स एक्ट इसका एक बड़ा उदाहरण है। ये कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1878 को। और ये साफ तौर पर नस्लीय भेदभाव पर आधारित था। कैसे? ये भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखने से रोकता था, जबकि यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और कुछ खास समुदायों जैसे कुर्ग के कोडावा लोगों को इससे छूट थी। अच्छा, मकसद साफ था, 1857 जैसा कुछ दोबारा ना हो। बिल्कुल, और हथियार की परिभाषा भी इतनी व्यापक रखी गई थी। हाँ, सुना है 3 इंच से लंबे चाकू भी हथियार माने जाते थे। जी, बंदूकें, तलवारें, भाले, खंजर, संगीने, धनुष बाण, सब कुछ। लाइसेंस लेना भी मुश्किल और मैजिस्ट्रेट कभी भी जांच कर सकते थे। गांधी जी ने इसे सबसे काला कारनामा कहा था। हाँ, 1918 में लिखा था उन्होंने। और इसके ठीक बाद आया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, 14 मार्च 1878। हाँ, ये सीधा हमला था भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता पर, जो उस समय राष्ट्रवाद की आवाज बन रही थी। बिल्कुल, ये आयरलैंड के प्रेस कानूनों जैसा था और खासतौर पर पूर्वी भाषाओं के प्रकाशनों को निशाना बनाने के लिए था। अंग्रेजी अखबारों पर लागू नहीं था। नहीं, ये अंग्रेजों की दोहरी चाल थी, भारतीय जनमत को दबाना और दुनिया को दिखाना कि वे प्रेस की आजादी का सम्मान करते हैं। कानून कैसा था? सख्त था? बहुत सख्त। मजिस्ट्रेट किसी भी भारतीय भाषा के प्रकाशक से बॉन्ड भरवा सकते थे कि वो सरकार के खिलाफ असंतोष नहीं फैलाएंगे। और अगर छाप दिया तो पहले चेतावनी और फिर प्रेस जब्त करने तक का अधिकार था।
और सबसे बड़ी बात, मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं। तो कई अखबार बंद हुए होंगे। हाँ, सोम प्रकाश, सुलभ समाचार, भारत मेहर जैसे कई अखबारों पर इसकी गाज गिरी। कहते हैं अमृत बाजार पत्रिका ने तो रातों रात खुद को अंग्रेजी अखबार में बदल लिया इससे बचने के लिए। अरे बाप रे। लेकिन इस दमन का एक उल्टा असर भी हुआ। क्या? इसके विरोध ने भारतीयों को धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर एकजुट होने का एक और कारण दे दिया। अच्छा, और इसी दमनकारी माहौल और शोषण के बीच एक भयानक अकाल भी पड़ा था, 1876-78। हाँ, बहुत भयानक अकाल। हमारे पास उस दौर की जो तस्वीरें हैं जिनमें कुपोषित लोग दिखते हैं, वे उस त्रासदी की भयावह तक बयां करती हैं। कितने लोगों की मौत हुई थी? आंकड़े तो बहुत अलग अलग मिलते हैं। हाँ, अनुमान है कि 56 लाख से 90 लाख लोगों की मौत हुई। बाप रे, 50 लाख से ज्यादा। जी, ये अकाल डेक्कन के पठार में भयंकर सूखे से शुरू हुआ और धीरे धीरे लगभग 6,70,000 वर्ग किलोमीटर इलाके और 5.85 करोड़ की आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। और उस समय वाइसराय लिटन क्या कर रहे थे? उनका रवैया तो बेहद संवेदनहीन था। एक तरफ लोग भूखों मर रहे थे, दूसरी तरफ वे दिल्ली में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए एक भव्य दरबार का आयोजन कर रहे थे। दिल्ली दरबार अकाल के बीच में? जी हाँ, और अकाल पीड़ितों के लिए जो राहत कार्य शुरू किया उसमें टेम्पल वेज लागू किया गया। ये टेम्पल वेज क्या चीज थी? इसके तहत दिन भर की कड़ी मेहनत के बदले, वो भी बिना किसी छाया या आराम के, एक मजदूर को सिर्फ 450 ग्राम अनाज और 1 आना दिया जाता था। बस इतना? क्यों? अंग्रेजों की सोच थी कि इससे ज्यादा मदद देने से लोग आलसी और निर्भर हो जाएंगे। क्या सोच थी? और कुल खर्च कितना किया राहत पर? कुल खर्च सिर्फ 3 करोड़ रुपए था, जो लगभग 70 करोड़ राहत इकाइयों के लिए था। ये तो बहुत कम लगता है इतने बड़े अकाल के लिए। बहुत कम। अगर प्रति व्यक्ति लागत देखें तो ये 1873-74 के बिहार अकाल में खर्च की गई राशि के 5वें हिस्से से भी कम थी। एक तरफ प्रशासन और सेना पर भारी खर्च, दूसरी तरफ राहत में ऐसी कंजूसी। बिल्कुल, इसने अंग्रेज सरकार की प्राथमिकताओं को बेनकाब कर दिया और उनके खिलाफ गुस्से को और भड़काया। लेकिन इस दमन और अकाल के बावजूद प्रतिरोध रुका नहीं। वहाबी आंदोलन का क्या हुआ इस दशक में? वहाबी आंदोलन, जो कई दशकों से चल रहा था, वो 1870 के दशक की शुरुआत में अपने अंतिम चरण में था। ये सैयद अहमद बरेलवी वाला? हाँ, उन्हीं से प्रेरित था। 1857 के बाद ये अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध, जिसे वे जिहाद कहते थे, में बदल गया था। केंद्र पटना था। तो अंग्रेजों ने इसे दबा दिया? हाँ, बड़ी क्रूरता से कुचला और 1870 तक ये लगभग खत्म हो गया। लेकिन यहीं एक महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव हुआ। क्या? अंग्रेजों ने 1870 में ही भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह यानी सेडिशन धारा 124A को जोड़ा। अच्छा। ये वहाबी आंदोलन की वजह से। हाँ, खासतौर पे ऐसे भाषण या लेख को गैर कानूनी बनाने के लिए जो भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष भड़काने का प्रयास करे। ये दिखाता है कि कैसे प्रतिरोध आंदोलनों ने औपनिवेशिक कानूनों को आकार दिया। और उधर पंजाब में कूका आंदोलन, बाबा राम सिंह वाला? हाँ, नामधारी आंदोलन भी कहते हैं इसे। ये सिर्फ धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं था, इसका एक राजनीतिक लक्ष्य भी था। क्या लक्ष्य था? पंजाब में सिख शासन की बहाली और ब्रिटिश राज का अंत। और इन्होंने तो असहयोग भी शुरू किया था गांधी जी से पहले। बिल्कुल, दशकों पहले। हाथ से बुने कपड़े पहनना, ब्रिटिश शिक्षा, कानून, अदालतों, डाक सेवाओं, सामानों का बहिष्कार करना, ये स्वदेशी और असहयोग का एक गजब का प्रारंभिक उदाहरण था। इनका टकराव कैसे हुआ अंग्रेजों से? गायों की रक्षा के मुद्दे पर 1871 में अमृतसर में जब मुसलमानों को बूचड़खाने खोलने की अनुमति मिली तो नामधारी सिखों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कुछ जाने गई। 5 नामधारियों को बिना मुकदमे फांसी दे दी गई। और फिर मलेरकोटला में मामला बिगड़ा 1872 में। हाँ, बहुत बिगड़ गया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया बेहद वहशी थी। डिप्टी कमिश्नर कोवान ने बिना मुकदमे के ही तोपों का इस्तेमाल किया। तोपों का? जी हाँ। 17 जनवरी 1872 को 49 नामधारी सिखों को मलेरकोटला में तोपों से उड़ा दिया गया। अगले दिन 16 और 49 और 16 यानी 65 लोग। जी, और मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा बिशन सिंह भी था। 12 साल का बच्चा? हाँ, कहते हैं जब उसे दया करके छोड़ने की बात हुई तो उसने कोवान की दाढ़ी पकड़ ली
और तब तक नहीं छोड़ी जब तक उसे भी शहीद नहीं कर दिया गया। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। बाबा राम सिंह को गिरफ्तार कर बिना मुकदमे रंगून निर्वासित कर दिया गया। आज भी मलेरकोटला में उस जगह पर 66 छेद वाला 66 फुट ऊंचा स्मारक, कूका स्मारक, उन शहीदों की याद दिलाता है। और फिर 1875 में डेक्कन के दंगे हुए। ये किसानों का विद्रोह था? हाँ, मुख्य रूप से किसानों का विद्रोह था, साहूकारों के शोषण के खिलाफ। वे कहां से शुरू हुआ? मई 1875 में पूना जिले के सूपा गांव से शुरू होकर ये विद्रोह पूना और अहमदनगर जिलों के 30 से ज्यादा गांवों में फैल गया। वजह क्या थी? वजह साफ थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों पर बढ़ता कर्ज का बोझ और साहूकारों का शोषण। वो अमेरिकी गृहयुद्ध वाली बात? हाँ, अमेरिकी गृहयुद्ध 1865 में समाप्त हो गए के बाद जब भारतीय कपास की मांग गिरी तो किसान वो कर्ज नहीं चुका पाए जो उन्होंने कपास की तेजी के दौरान लिए थे। ऊपर से 1867 में सरकार ने लगान भी 50% बढ़ा दिया था। लगान दी 50% बढ़ा दिया? जी, तो किसानों का गुस्सा भड़क गया। लेकिन उन्होंने विद्रोह कैसे किया? हिंसा की? हिंसा कम की। उनका तरीका बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने साहूकारों के शोषण के साधनों पर सीधा हमला बोला। मतलब? उन्होंने साहूकारों के घरों और दुकानों पर धावा बोला और वहां से कर्ज के बॉन्ड्स, विलेख और दूसरे दस्तावेज छीनकर उन्हें सरेआम जला दिया। अच्छा, सबूत ही खत्म कर दिया? बिल्कुल। साथ ही उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया। और क्या पूना सार्वजनिक सभा ने उनका समर्थन किया था? हाँ, ये बहुत खास बात है। पूना सार्वजनिक सभा ने उनका समर्थन किया। ये दिखाता है कि कैसे किसानों का मुद्दा अब संगठित राष्ट्रवादी समूहों की नजर में आ रहा था। इसका कुछ नतीजा निकला? हाँ, इसके बाद 1877 में एक जांच समिति बनी और 1879 में डेक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ। इससे किसानों को साहूकारों से कुछ हद तक सुरक्षा तो मिली, लेकिन कर्ज और लगान की मूल समस्याएं बनी रहीं। पर यह विद्रोह दिखाता है कि प्रतिरोध सिर्फ शहरों या पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं था। ठीक है, अब जरा वापस दादाभाई नौरोजी के ड्रेन सिद्धांत पर आते हैं। इसने आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव कैसे रखी, इसे थोड़ा और समझाएं। देखिए, उनके विश्लेषण ने यह स्थापित कर दिया कि ब्रिटेन भारत के कुल वार्षिक उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा, करीब 1.2 करोड़ पाउंड या उस समय के हिसाब से 12 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग सालाना किसी न किसी रूप में बाहर ले जा रहा था। 1/4, ये तो बहुत ज्यादा है। इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें इंग्लैंड में बैठे अधिकारियों का वेतन और पेंशन, भारत पर लादे गए कर्ज का ब्याज, सेना पर होने वाला भारी खर्च और व्यापार से होने वाला मुनाफा, सब शामिल था। तो इसने राजनीतिक बहस का रुख ही बदल दिया होगा। बिल्कुल। अब लड़ाई सिर्फ राजनीतिक अधिकारों या सांस्कृतिक पहचान की नहीं थी, बल्कि सीधे सीधे आर्थिक लूट की थी, जिसे आंकड़ों में दिखाया जा सकता था। ये एक ऐसा तर्क था जिसने अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक साझा आर्थिक मंच पर ला खड़ा किया। और इसी दौर में शिक्षा का क्या हाल था? वुड्स डिस्पैच तो पहले आ चुका था। हाँ, 1854 के वुड्स डिस्पैच ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव तो रखी थी। 1870 में जब शिक्षा की जिम्मेदारी प्रांतों को सौंपी गई तो प्राथमिक शिक्षा के लिए फंड की कमी जैसी चुनौतियां आईं, लेकिन इससे स्थानीय स्तर पर कुछ नए प्रयोगों के अवसर भी मिले। अच्छा, जैसे? शिक्षा विभागों की स्थापना हुई, स्कूल इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हुई और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में विश्वविद्यालयों का विस्तार हुआ। शैक्षिक ढांचा मजबूत हो रहा था। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि पढ़े लिखे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो अपनी राजनीतिक मांगों को अंग्रेजों की ही भाषा में उनके ही तर्कों के साथ ज्यादा प्रभावी ढंग से रख सकता था। मतलब अंग्रेजी शिक्षा ने एक तरह से हथियार भी दे दिया। हाँ, कह सकते हैं। इसने भले ही कुछ हद तक सांस्कृतिक दूरी पैदा की हो, लेकिन इसने भारतीयों को अखिल भारतीय स्तर पर संवाद करने और संगठित होने के लिए एक भाषा और बौद्धिक उपकरण भी दिए। और साहित्य? बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम तो बहुत बड़ा है इस दौर में। बिल्कुल, अविस्मरणीय योगदान है उनका। कहते हैं वंदे मातरम इसी दशक में लिखा गया। हाँ, कहते हैं कि उन्होंने 1870 के दशक में ही इसकी रचना कर ली थी, जो बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना। और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे शक्तिशाली गीत बन गया। बिल्कुल। पहली बार इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया।
ये गीत साहित्य से कई बढ़कर प्रतिरोध का एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया। उनके उपन्यास भी तो बड़े प्रभावशाली थे, विश्व वृक्ष वगैरह। हाँ, विश्व वृक्ष 1873 में विधवा पुनर्विवाह जैसा सामाजिक मुद्दा उठाया। फिर युगांगुनिया, राधा रानी, चंद्रशेखर 1875 जैसे उपन्यासों ने न केवल उनकी साहित्यिक धाक जमाई बल्कि सामाजिक यथार्थवाद को भी सामने लाए। और उनका अखबार बंगदर्शन? हाँ, 1872 में शुरू हुआ। उनके उपन्यासों को धारावाहिक रूप में छापने और राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने का एक महत्वपूर्ण मंच बना। उन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास का गौरवगान किया, जिसने राजनीतिक राष्ट्रवाद के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक नींव तैयार की। इतिहास में अक्सर पुरुषों की कहानियां ही ज्यादा सुनाई जाती हैं। क्या 1870 के दशक में महिलाओं की भी कोई भूमिका थी, भले ही वो उतनी सामने ना आई हो? हाँ, निश्चित रूप से थी, भले ही दस्तावेज कम हो। सावित्रीबाई फुले का महिला शिक्षा में जो काम 1840s के दशक में शुरू हुआ था, वो इस दशक में भी जारी था और उसने महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी की नींव रखी। और डेक्कन दंगों में भी महिलाओं ने हिस्सा लिया था। हाँ, हमने देखा कि डेक्कन दंगों में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। साहूकारों पर हमला करने और कर्ज के कागज जलाने में वो पीछे नहीं रहीं। तो महिला शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा था। जी, इसी दौर में महिला शिक्षा को सुधार की एक मुख्य प्राथमिकता के रूप में देखा जाने लगा। आनंद मोहन बोस जैसे नेताओं ने 1876 में बंग महिला विद्यालय की स्थापना की। ये छोटी पहले ही सही, लेकिन इन्होंने वो रास्ता खोला जिससे भविष्य में स्वतंत्रता आंदोलन में महिला नेताओं का उदय हुआ। इस दौर पर बाहरी विचारों का भी असर था, जैसे मेजीनी का। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इटली के मेजीनी और वहां के एकीकरण से प्रेरित थे। ये दिखाता है कि भारतीय नेता दुनिया भर के प्रतिरोध आंदोलनों से सीख रहे थे। और ज्योतिराव फूले, उन्होंने भी कुछ पढ़ा था। हाँ, उन्होंने अमेरिकी क्रांतिकारी थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन पढ़ी थी, साथ ही जॉर्ज वॉशिंगटन और छत्रपति शिवाजी की जीवनियां भी। अच्छा, मतलब पश्चिमी लोकतांत्रिक विचार और अपने देशी नायक दोनों से प्रेरणा ले रहे थे। जी, ये बौद्धिक खुलापन शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन की पहचान थी। और वो अमेरिकी गृह युद्ध वाली बात भी दिलचस्प है कि कैसे उसने यहाँ डेक्कन दंगों को भड़का दिया। हाँ, वो दिखाता है कि कैसे भारत की स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रतिरोध वैश्विक घटनाओं से जुड़ा हुआ था। कपास की तेजी ने एक झूठी समृद्धि पैदा की, जिसके ढहने से किसानों का कर्ज असहनीय हो गया। ये औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाओं की बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करता है। तो अगर हम इस पूरे दशक को समेटें तो मुख्य बदलाव क्या दिखते हैं? आंदोलन कैसे आगे बढ़ा? सबसे बड़ा बदलाव था बिखरे हुए अक्सर हिंसक क्षेत्रीय विरोध जैसे वहाबी कूका आंदोलन से हटकर संगठित, संवैधानिक और अखिल भारतीय राजनीति की ओर बढ़ना, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन। और बातचीत के तरीके भी बदले। बिल्कुल, राजनीतिक संवाद के नए तरीके विकसित हुए। सरकार को याचिकाएं भेजना, बड़ी बड़ी सार्वजनिक सभाएं करना और प्रेस के जरिए अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाना। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, नेताओं के बीच एक अखिल भारतीय चेतना का विकास। हाँ, ये बहुत जरूरी था। बैनर्जी की रेल यात्राओं ने ये साबित कर दिया कि हजारों मील दूर बैठे लोग भी एक साझा मकसद के लिए साथ आ सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रीय संगठन भी आपस में जुड़ने लगे। हाँ बिल्कुल, पूना, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उभर रहे समूह एक दूसरे से संपर्क साधने लगे, सहयोग करने लगे। इसी ने आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर के संगठन की नींव रखी। ये समझ बनी कि स्थानीय समस्याओं का हल भी राष्ट्रीय स्तर पर ही निकलेगा। सही कहा। और एक और बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है, वो है सामाजिक सुधार का राजनीतिक कार्रवाई के साथ जुड़ना। हाँ, ये भी बहुत अहम था। महादेव गोविंद राणाडे, फूले जैसे नेताओं ने दिखाया कि आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं, बल्कि समाज के अंदर की बुराइयों को भी दूर करना है। तो प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज जैसे आंदोलनों ने रास्ता दिखाया। हाँ, उन्होंने दिखाया कि धार्मिक और सामाजिक सुधार राजनैतिक संगठन के लिए मॉडल बन सकते हैं। इन आंदोलनों ने ये साबित किया कि प्रभावी प्रतिरोध के लिए ब्रिटिश शासन को चुनौती देना और भारतीय समाज में सुधार करना दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो इस दशक की उपलब्धियां अस्थायी रहीं? बिल्कुल। प्रतिनिधि राजनीतिक संगठन, अखिल भारतीय चेतना,
आर्थिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत, संवैधानिक विरोध के तरीके, सामाजिक सुधार का एकीकरण, ये सब स्थायी साबित हुई और इन्होंने भविष्य के संघर्षों के लिए वैचारिक और रणनीतिक जमीन तैयार की। तो कुल मिलाकर 1870-80 का दशक सिर्फ 10 साल नहीं थे, ये आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का आधारभूत काल था। हाँ, इसने संगठित प्रतिरोध का वो खाका तैयार किया जिसने दिखाया कि आजादी की लड़ाई के लिए निरंतर संगठन, बौद्धिक परिष्कार और विभिन्न समूहों को एक साथ लाने की क्षमता कितनी जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है। क्या आज भी इतने सालों बाद हम उन शुरुआती नेताओं की तरह सामाजिक सुधार और राजनीतिक कार्रवाई को प्रभावी ढंग से एकीकृत कर पा रहे हैं, या आज ये दोनों धाराएं कुछ अलग थलग सी पड़ गई हैं? इस पर सोचना जरूरी है। ये सोचने वाली बात है। तो 1870 के दशक की इस गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को ये जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। अलविदा। अलविदा।